नमस्ते दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं मैंने आखिरी वीडियो में आप लोगों को दिखाया था कि सेल बायोलॉजी के टेक्निक्स कैसे किए जाते हैं, कंटामिनेशन का कैसे मैनेज किए जाते हैं। और इस बार मैं वही वीडियो कंटिन्यू करने जा रहा हूं। हालांकि ये वीडियो हिंदी में होगा क्योंकि मैंने जब ये वीडियो शूट किया था तब मैं अंग्रेजी में बात कर रहा था और अभी मैं इसको वॉइस ओवर कर रहा हूँ हिंदी में, तो थोड़ा सा सिंकिंग प्रॉब्लम दिखाई दे सकता है। आप लोग कृपया इसको ध्यान मत दें। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लैब जो है वो सेल बायोलॉजी लैब से अलग होता है और इसमें आप खुले में काम कर सकते हैं क्योंकि आपको जो कंटामिनेशन है उसका सामना नहीं करना पड़ता है। तो हालांकि सेल बायोलॉजी के लैब में आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होना पड़ता है। और हमारा जो यूनिवर्सिटी है हम लोग इसमें वाइट कोट, जो कि आप देख पा रहे हैं, सफ़ेद कोट यूज़ करते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लैब में। और सेल बायोलॉजी लैब में मैं जा रहा हूँ अभी, तो बिना देरी करे हुए चलते हैं सेल बायोलॉजी लैब की तरफ। क्या आप लोगों को पता है दुनिया में 6500 भाषाएं बोली जाती है? और क्या आप लोग गेस कर सकते हैं कि हिंदी बोलने वाले लोग दुनिया में कितने हैं? आप लोग सोच रहे होंगे कि इंग्लिश ज़्यादा लोग बोलते हैं, पर भारत की ऑफिशियल भाषा हिंदी को दुनिया में सेकेंड हाईएस्ट बोली जाती है। और पहले नंबर पर ये आता है मैंडरिन, जो कि चाइना की भाषा है। और हिंदी इंडिया के अलावा फिजी का भी राष्ट्रीय भाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो अभी मैं बात करते करते कॉरिडोर क्रॉस हो चुका हूँ और मैं सेल बायोलॉजी लैब के बाहर हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अभी हम लोग को ग्लव्स और जो लैब कोट है उसे पहनना। बहुत सारे लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि क्या ग्लव्स पहनना हमेशा ज़रूरी होता है या फिर लैब कोट पहनना क्या हमेशा ज़रूरी होता है। हाँ, लैब में आप जब भी काम करते हो ये आपको हमेशा सुनिश्चित करना है कि आप ग्लव्स पहने और लैब कोट पहने, क्योंकि ये आपके खुद के प्रोटेक्शन के लिए होता है। फॉर एग्जांपल आपको ग्लव्स तो पहनना ही है क्योंकि हाथ से जो पसीना निकलता है और हाथ में जो बैक्टीरिया या फिर दूसरे चीज़ होते हैं वो आपके सैंपल तक ना पहुँचे, इसलिए ग्लव्स पहना जाता है। सेल बायोलॉजी लैब के एंट्री से पहले आपको एक हैंड वॉश मिलता है जहाँ पे आपको सोप मिलता है हाथ धोने के लिए। ज़्यादातर निकलने के बाद हम लोग हाथ धोते हैं। और ये आप जो देख रहे हैं ये आँखों की सफाई के लिए, जस्ट इन केस किसी भी हार्मफुल केमिकल आपके आँख के अंदर में चले जाए तो इससे आप आँख धो सकते हैं। जैसा कि आप लोग देख चुके हैं कि हम लोग सेल बायोलॉजी लैब के बाहर खड़े हैं और यहाँ से हम लोग अंदर घुसेंगे। और मैंने ग्लव्स और लैब कोट पहन चुका है, तो इसलिए अभी हम अंदर जाने के लिए तैयार हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं और काम शुरू करते हैं। सबसे पहला काम सेल बायोलॉजी लैब में घुसते ही मैं क्या करता हूँ कि मैं अपना हुड को ओपन करता हूँ। ये जो इंस्ट्रूमेंट आप लोग देख रहे हैं इसको हुड बोला जाता है साधारण भाषा में, पर इसका बहुत सारे नाम है। कोई बोलते हैं लेमिनार एयर फ्लो, कोई बोलते हैं बायोसेफ्टी कैबिनेट, पर इन शॉर्ट हुड बोला जाता है। और ये जो है ये टोटल स्टेराइल कंडीशन मेंटेन करता है। मतलब आपको ये जो ऊपर का एरिया है, ये हुड का ऊपर का एरिया, इसमें हेपा फिल्टर्स लगे हुए हैं और इस मशीन में एक तरफ से अनफिल्टर्ड हवा आती है और वो हेपा फिल्टर के थ्रू गुजर कर फिल्टर्ड हो जाती है और हुड को सप्लाई देती है। और इस तरह से अंदर का जो क्लाइमेट है टोटली स्टेराइल बन जाता है। तो आप लोग देख पा रहे हैं इसको ओपन करने का इंस्ट्रक्शन, और ये ऑन हो चुकी है। पर हालांकि अभी तक ये यूज करने के लिए रेडी नहीं है। तो एक बायोसेफ्टी कैबिनेट के अंदर में क्या चीज़ें मिलेंगी ये डिपेंड करता है क्या एक्सपेरिमेंट हो रहा है, पर ज़्यादातर आपको इन चीज़ें देखने को मिलेंगी। अगर आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं और चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। इसके अलावा हर एक हुड के अंदर में आपको माइक्रोपिपेट्स देखने को मिलता है। माइक्रोपिपेट्स एक ऐसा यंत्र है जिससे आप किसी भी वॉल्यूम का तरल उठा सकते हैं। हम लोग जब एक्सपेरिमेंट करते हैं हम लोग को कई तरह के तरल मिक्स करने पड़ते हैं, इसके लिए माइक्रोपिपेट बहुत काम में आता है। यहाँ पे जो माइक्रोपिपेट्स हैं ये 4 माइक्रोपिपेट्स मिलकर 0.1 मिक्रोलीटर से लेकर 1000 मिक्रोलीटर तक उठा सकते हैं। जो पहले वाला है वो 0.1 से 2 मिक्रोलीटर, फिर जो दूसरा वाला है वो 1 मिक्रोलीटर से 20 मिक्रोलीटर, फिर जो तीसरा वाला है वो 10 मिक्रोलीटर से 200 मिक्रोलीटर, फिर चौथा वाला 100 मिक्रोलीटर से लेकर 1000 मिक्रोलीटर तक उठा सकता है। यहाँ पे आप सोच रहे होंगे माइक्रोलीटर क्या होता है। तो माइक्रोलीटर बहुत ही छोटा अंश होता है 1 लीटर का, क्योंकि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है और 1 मिलीलीटर में 1000 मिक्रोलीटर होता है। तो कभी कभी हम लोग को एक्सपेरिमेंट करते वक्त बड़े वॉल्यूम भी मिक्स करने पड़ते हैं। मान लीजिए
50 ml का एक तरल और 20 ml का दूसरा तरल। तो इसके लिए हम लोग के पास अलग अलग मेजरमेंट के सेरोलॉजिकल पिपेट होते हैं। इन सेरोलॉजिकल पिपेट को एक पिपेट बॉय के साथ मिक्स किया जाता है और 2 वॉल्यूम को आपस में मिलाया जाता है। तो ये अलग अलग साइजेस में आते हैं। तो इसमें से आप 1 मिलीलीटर से लेकर 100 मिलीलीटर तक की तरल को पिपेट बॉय की मदद से खींच सकते हैं और मिक्स कर सकते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि स्टेराइल होने की वजह से भी ये हुड है, ये काम करने के लिए अभी तक रेडी नहीं है। इसका वजह ये है कि हुड का अंदर की हवा है वो तो स्टेराइल साफ है, पर जो इसकी सतह है ये अभी तक स्टेराइल नहीं है। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि आपके जो हाथ में जो ग्लव्स है उसमें 70% अल्कोहल छिड़क के उसको स्टेराइल करना है और उसके बाद जो हुड की सतह है उसको पूरी तरह से अल्कोहल से वाइप करना है। वाइप करते ही ये साफ हो जाएगा। एक मजे की बात यह है कि 100% अल्कोहल यानी प्योर अल्कोहल से 70% अल्कोहल ज़्यादा अच्छा होता है बैक्टीरिया, वायरस या फिर फंगस को मारने के लिए। तो चलिए अब लैब की सैर पर चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग रखते हैं सारे प्लास्टिक वेयर, जो कि प्लास्टिक या फिर ग्लास जहाँ पे हम लोग सेल कल्चर करते हैं। और यहाँ पे पहुँच गया -20 डिग्री फ्रिज। जो -20 डिग्री फ्रिज है इसमें अलग अलग शेल्फ्स हैं और हम लोग अपना केमिकल्स या फिर रिएजेंट इन शेल्फ्स में रखते हैं ताकि ये स्टोर रहे। रिएजेंट्स और मीडिया के अलावा जो -20 डिग्री है इसमें हम लोग डीएनए या फिर प्रोटीन को स्टोर करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, कुछ दिनों के लिए। उसके बाद आता है इंक्यूबेटर। इंक्यूबेटर एक ऐसा मशीन है जो कि बॉडी के जैसा एनवायरनमेंट बनाता है। इसमें 37 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन किया जाता है जो कि बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है। और इसके अलावा इसमें 5% कार्बन डाइऑक्साइड होता है और एनफ ऑक्सीजन सप्लाई होता है। और इसके अंदर में हम लोग मेनली सेल को ग्रो करते हैं। इसके अलावा एक 4 डिग्री फ्रीज रहता ही है। इसमें वो केमिकल रखे जाते हैं जो इमीडिएटली ख़राब नहीं होते हैं या फिर जिसको फ्रीज नहीं करना है पर लो टेम्परेचर में रखना है। तो यहाँ पे हम लोग के हर एक रिसर्चर के अपना अपना सेल्फ है, यहाँ पे देख सकते हैं मेरा नाम भी है। तो हम लोग अपना अपना रिएजेंट, केमिकल्स या फिर मीडियम या फिर कुछ भी चीज़ों जो जिसे 4 डिग्री पर रखने की ज़रूरत होती है उसको वहाँ पे रखते हैं और जब ज़रूरत पड़ती है उसको निकाल के यूज़ करते हैं। स्टोर करने के लिए लैब में अलग अलग टेम्परेचर का यूज़ किया जाता है। जैसे कि हो गया लिक्विड नाइट्रोजन जो कि -196 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसमें मैं सेल्स को स्टोर करता हूँ जिसे मैं 10 साल 20 साल कभी भी बाद में यूज़ कर सकता हूँ लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए। अगर मुझे बहुत ज़्यादा लंबे समय तक सेल्स को स्टोर नहीं करना है तो मैं यूज़ करता हूँ -80 डिग्री। ये है वाटर बाथ, पर नॉर्मली इसको वाटर बाथ बोला जाता है, पर इसके अंदर में ये जो मेटल बिट्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये गर्म होते हैं। टेम्परेचर इसको आप किसी भी टेम्परेचर पे सेट कर सकते हैं। अभी जैसे कि देखिए आप 30 डिग्री पे सेट है जिसे कि मैं चेंज कर सकता हूँ। तो ले जाते हैं इसको ऊपर 31, 32, 36, 42। सो मैंने इसको 42 पर रख दिया है, पर हालांकि इसको नॉर्मली 37 डिग्री पर रखा जाता है। इसको मेनली आप किस वक्त यूज़ करते हैं जब आप फ्रिज से कुछ भी चीज़ निकालते हैं तो उसको इमीडिएटली गर्म करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे शेल्फ है और बहुत सारे कंटेनर्स है, तो सबका अपना अपना नाम लिखा हुआ है। सो अपने अपनी चीज़ों को यहाँ पे रखा जाता है और जब भी ज़रूरत पड़ती है जिसको रूम टेम्परेचर में रखना है वो इन कंटेनर्स पे रखा जाता है। और ये हो गया वन ऑफ द मेन इंस्ट्रूमेंट माइक्रोस्कोप। इसको मैंने लास्ट वीडियो में भी थोड़ा एक्सप्लेन किया था। और ये एक दूसरी तरह का माइक्रोस्कोप है, वो वाला नहीं जो कि मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था। ये थोड़ा सिंपल है उससे, क्योंकि इसमें कोई मॉनिटर या फिर कैमरा फिटेड नहीं है, पर ये भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। आपको अगर माइक्रोस्कोप के बारे में ज़्यादा जानना है तो आप माइक्रोस्कोपी के सिद्धांतों को पढ़ सकते हैं। और ये हो गए हम लोग के बायोसेफ्टी कैबिनेट जो कि एक रॉ में रखा है, अलग अलग रिसर्चर के लिए अलग अलग है। जो पहला वाला था वो मेरा था। और यहाँ पे हम लोग का घड़ी है और एक पोस्टर है जिसमें हेलो लिखा गया है। ये है सेंट्रीफ्यूज। तो हम लोग को जब दो चीज़ों को सेपरेट करना पड़ता है तो सेंट्रीफ्यूज को इस्तेमाल किया जाता है। सेंट्रीफ्यूगेशन एक सेपरेट करने की टेक्निक है। अगर दो चीज़ मिक्स्ड है तो अगर आप वो दो चीज़ों को एक रफ्तार में घुमाएंगे तो
जो ज्यादा भारी चीज होगा वो पहले बॉटम में सेटल हो जाएगा और जो हल्की चीज है वो थोड़ा ऊपर सेटल हो जाएगा। सो इस तरह से एक ग्रेडियंट बनता है, अलग अलग लेयर बनता है और चीजों को सेपरेट किया जाता है। और सेंट्रीफ्यूगेशन जो घूमने की रफ्तार है वो रिवॉल्यूशन पर मिनट यानी आरपीएम में मेजर किया जाता है। और इसमें आप टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, टाइम सेट कर सकते हैं, कितनी रफ्तार में घूमेगी उसको सेट कर सकते हैं, या फिर ब्रेकिंग का स्पीड सेट कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, आप इसमें आरपीएम सेट कर सकते हैं और आरसीएफ रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं जिसको, उसको भी सेट कर सकते हैं आपके एक्सपेरिमेंट के मुताबिक। बेसिक टेक्निक यही है कि सेंट्रीफ्यूगेशन में जब एक से ज़्यादा चीज़ मिक्स होती है तो उनको जब घुमाया जाता है उसकी जो डेंसिटी है, घनत्व या फिर वेट है, उसके हिसाब से दो चीज़ सेपरेट होती है। जिसका डेंसिटी ज़्यादा है या फिर जिसका घनत्व ज़्यादा है या फिर जिसका वेट ज़्यादा है वो पहले बॉटम में सेडिमेंट होगा और जिसका कम है वो ऊपर रहेगा। तो इस तरह लेयर बनता है अलग अलग चीज़ों का। और अगर मान लीजिए आपका जो मीडियम है जहाँ पे सेल ग्रो करता है उसमें सेल मिक्स्ड है, तो क्योंकि सेल का डेंसिटी ज़्यादा होता है मीडियम से, क्योंकि मीडियम लिक्विड होता है, तो सेल नीचे सेडिमेंट हो जाएगा और लिक्विड रह जाएगा। तो इस तरह से उसको सेपरेट किया जा सकता है। ये एक हाई एंड इंस्ट्रूमेंट है और काफ़ी महंगा भी होता है बाय द वे। यहाँ पे एक जरूरी बात बोलना चाहूँगा, ये जो आप लोग ट्यूब देख रहे हैं ये बैलेंस करने के लिए है, क्योंकि कोई भी चीज़ जब घूमती है अगर एक तरफ वेट ज़्यादा दूसरी तरफ कम हो गया तो वो गलत तरीके से घूमेगी, और इसीलिए उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए ये ट्यूब इस्तेमाल किया जाता है। तो अभी चलते हैं द एलिफेंट इन द रूम की तरफ, मतलब ये माइक्रोस्कोप। इसके बारे में मैंने पहले वीडियो में भी बताया था। यह एक बाइनोकुलर इन्वर्टेड फेस कॉन्ट्रास्ट लाइट माइक्रोस्कोप है। काफी लंबा नाम है, देखते हैं आपको याद होता है कि नहीं। अभी तक हम लोगों ने इंस्ट्रूमेंट के बारे में जाना और लैब के बारे में जाना, तो असली काम अभी स्टार्ट होता है। हुड खोलने के बाद मैं अपने जो सेल्स है या फिर जो कल्चर है उसको चेक करता हूँ, उसको देखता हूँ कि वो कैसे ग्रो कर रहे हैं, उनका जो प्रॉपर्टी है वो ठीक है या फिर कोई कंटामिनेशन तो नहीं है, या फिर क्या ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। अगर ज़्यादा है तो मुझे उसको अलग स्प्लिट करना पड़ता है, मतलब एक हिस्से को दो हिस्से में डिवाइड करना पड़ता है। तो इस तरह से करने के लिए पहले मैं उन चीज़ों को चेक करता हूँ माइक्रोस्कोप में, और माइक्रोस्कोप में चेक करने के बाद मैं डिसाइड करता हूँ कि आगे क्या करना है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो सेल्स है वो बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर रहे हैं। यहाँ पे अलग अलग जो वेल्स है उसमें मीडियम का कलर अलग अलग है। बहुत सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, कलर एक प्रॉपर्टी है। कलर से यहाँ पे इन केस में हम लोग ये जान सकते हैं कि लाइटर कलर होना मतलब मीडियम लगभग यूज करने के लायक नहीं है, और डार्कर मतलब अभी तक वो ठीक है। प्रकृति में हर एक कलर का एक रीजन होता है और कलर्स की मदद से हम काफ़ी चीज़ों को जज कर सकते हैं, सिवाय एक चीज़ के, इंसान को। जी हाँ, इंसान क्या त्वचा का रंग उसकी कैरेक्टर या फिर उसकी पोटेंशियल के बारे में कुछ नहीं बताता। इंसानों की हिस्ट्री रही है त्वचा के रंग के आधार पर भेदभाव, रंग भेद करना, पर विज्ञान ना ही इस चीज़ को मानता है और ना ही इस चीज़ को सपोर्ट करता है। त्वचा का रंग मेलानिन नाम के पिगमेंट की वजह पे आता है। जिन लोगों का त्वचा का रंग हल्का होता है उन पर कम मेलानिन होता है, और जिनका गहरा होता है उनके त्वचा पर ज़्यादा मेलानिन होता है। बस इतना ही है। पर इंसान की त्वचा किसी की स्टेटस, कैरेक्टर या फिर किसी की पोटेंशियल का पैरामीटर नहीं हो सकता। मनोविज्ञान में एक बीमारी है जिसको स्टॉकहोम सिंड्रोम बोलते हैं। स्टॉकहोम सिंड्रोम से पीड़ित लोग जो अपने एब्डक्टर है या जिसने उसे कब्जा किया होता है उसी से प्यार कर या फिर उसी से लगाव कर बैठते हैं। मुझे लगता है कि कुछ भारतीय लोग अभी भी स्टॉकहोम सिंड्रोम जैसे समस्या से गुजर रहे हैं, क्योंकि भारत पर राज करने वाले, जैसे कि पहले मुगल थे बाद में ब्रिटिश है, वो हल्के त्वचा के रंग के थे। शायद इसी वजह से ज़्यादातर भारतीय एक हल्का रंग को सक्सेस की प्रतीक मानते हैं। आप इस अंधविश्वास को मानने से पहले बस खुद से एक सवाल पूछिएगा, अगर प्रकृति भारतीयों की हल्की त्वचा की रंग चाहता तो वो कब का ऐसा कर चुका होता। प्रकृति हर चीज कुछ रीजन से ही करती है। बातों बातों में ही मैंने अपने सेल्स को माइक्रोस्कोप के अंदर में ऑब्जर्व कर लिया और सब कुछ ठीक मिला मुझे।
मेरा ऑब्जर्वेशन ये कहता है कि बस मुझे मीडियम चेंज करने की ज़रूरत है, और इसीलिए मैं मेरा जो मीडियम है उसको लेने जा रहा हूँ, जिसे मैं 4 डिग्री फ्रिज पे स्टोर करता हूँ। इसको हुड पे डालने से पहले उसको इस अल्कोहल से स्टेराइल करना पड़ता है। याद रखिए, हर कोई चीज़ जो हुड के अंदर में जाता है वो 70% अल्कोहल के थ्रू ही जाता है, क्योंकि उसको स्टेराइल होना पड़ता है। सब कुछ हुड के अंदर में डालने के बाद मैं अपने आप को चेयर में अच्छी तरह से बैठा लेता हूँ। गौर कीजिएगा, यहाँ पे सारे चीज़ों के ऊपर 70% अल्कोहल स्प्रे होता है ताकि वो स्टेराइल रहे, और ग्लव्स को बार बार 70% अल्कोहल से स्प्रे किया जाता है ताकि अगर एक भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो वो मर जाए, क्योंकि 70% अल्कोहल बैक्टीरिया, वायरस और फंगस सबको मार सकता है। जो मीडियम होता है उसे मैं 50 ml फैल्कॉन ट्यूब्स में स्टोर करता हूँ, और हर बार मैं जब ढक्कन लगाता हूँ तो ढक्कन लगाने के बाद उसको सील करता हूँ। पैराफिल्म बोल के एक सब्सटेंस होता है उससे। तो अभी मैं उसको खोलने जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं मेरे सारे वेल्स से पुराना मीडियम निकाल रहा हूँ ताकि मैं उसमें नया मीडियम डाल सकूं। तो ये जो है ये एक वैक्यूम पंप है। तो इसको मैंने जो पहले सीरोलॉजिकल पिपेट दिखाए थे 1 ml पिपेट के साथ कनेक्ट किया जाता है, और बटन प्रेस करते ही वैक्यूम पंप स्टार्ट हो जाता है, जिससे वो सारा पुराना मीडियम है वो खींच लेता है। गौर कीजिएगा, जितना भी मैं 1 ml सीरोलॉजिकल पिपेट है उसको मैं डायरेक्टली नीचे फ्लोर पर फेंक रहा हूँ। ऐसा करने का वजह ये है कि मैं टाइम को रिड्यूस कर सकूं। जितना कम टाइम कल्चर प्लेट इंक्यूबेटर से बाहर रहेंगे उतना ही कम कंटामिनेशन होने का चांस होगा। तो हर चीज़ को फटाफट की जाती है। वीडियो में मैंने पहले माइक्रो पिपेट्स के बारे में आप लोगों को बताया था, तो यहाँ पे मैं 1 ml पिपेट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। गौर कीजिए, क्योंकि 1 ml पिपेट टिश्यू पेपर को टच करता है जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, तो इसलिए मैं इसको डिस्कार्ड कर देता हूँ और नया पिपेट टिप लेके मीडिया को वेल्स के अंदर में भरता हूँ। इस तरह से मैं हर एक बार ये चीज़ सुनिश्चित करता हूँ कि कोई भी कंटामिनेशन ना हो, या फिर कोई भी एक ऐसी वजह ना हो जिससे मेरे जो सेल्स है कंटामिनेटेड हो। क्योंकि मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं ये जो सेल ग्रो कर रहा हूँ ये स्टेम सेल्स है। स्टेम सेल्स वो सेल्स होते हैं जो जिसे बाद में किसी भी प्रकार के सेल में बदला जा सकता है, और ये बिना एंटीबायोटिक के ग्रो करते हैं। इसीलिए मुझे बहुत चौकन्ना होने की ज़रूरत पड़ती है जब भी मैं सेल कल्चर करता हूँ। मीडियम बदलने के बाद जो प्लेट है जिसमें नया मीडियम डाला गया है, जिसकी वजह से सेल का ग्रोथ अगले दिन तक रहेगा, उसे इंक्यूबेटर में डाला जाता है, जिसमें ऐसा कंडीशन मेंटेन रहता है जिसमें सेल ग्रोथ ऑप्टिमल हो। इंक्यूबेटर में डालने के बाद मैं वापस आता हूँ और जितने भी गंदगी है जो सेल कल्चर करने के दौरान मेरी वजह से फैली होती है, मैं उसको साफ करता हूँ, उसको एप्रोप्रिएट बिन बैग में डालता हूँ, क्योंकि हर एक लेबोरेटरी वेस्ट के लिए अलग बिन बैग होती है। तो हम लोगों को ये सुनिश्चित करना पड़ता है कि हर एक वेस्ट एप्रोप्रिएट बिन बैग में जाए। उसके बाद जो बचा हुआ मीडियम जो मैंने फ्रिज से निकाला था उसको फ्रिज के अंदर में डालना होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड में, ताकि मैं उसको नेक्स्ट डेज में यूज कर सकूं। फ्रिज में डालने से पहले मैं ये सुनिश्चित करता हूं कि मैं मीडियम का जो ढक्कन है उसको सील किया जाए। सील करने के लिए हम लोग के पास पैराफिल्म होता है, पैराफिल्म में उसको रैप किया जाता है और वो सील हो जाता है।
सील करने का वजह ये नहीं है कि क्योंकि ये ढक्कन लीक्ड है, सील करने का वजह एक सेकेंड लेयर ऑफ सिक्योरिटी होता है। जस्ट इन केस अगर ढक्कन अच्छे से नहीं लगा है तो पैराफिल्म उसे सील करती है और लीकेज और कंटामिनेशन से बचाती है। तो इसी तरह एक सेल बायोलॉजिस्ट का दिन शुरू और खत्म होता है। रुको जरा, सब्र करो। नमस्कार। ये जो अभी का जो पार्ट है ये थोड़ा बाद में मैंने रिकॉर्ड किया है, क्योंकि पहले आप लोगों को बाल लंबे थे, दाढ़ी भी थोड़ी लंबी थी, तो मैंने अभी काट दिया उसको। ये वीडियो बनाने के पीछे मेनली 2 वजह हैं। पहली वजह यह है कि बहुत सारे लोग मुझसे ये सवाल करते रहते हैं कि मैं काम क्या करता हूँ एक्चुअली, बायोलॉजिकल लैब में अंदर में क्या होता है, एज ए सेल बायोलॉजिस्ट क्या करना पड़ता है। तो ये जो मैंने दिखाया ये एक छोटा सा हिस्सा है। इसके अलावा हम लोग अलग अलग दूसरे भी काम करते हैं, जैसे कि ये तो सेल बायोलॉजी या फिर सेल कल्चर लैब का पार्ट हो गया। अलग दूसरे पार्ट होते हैं जैसे कि माइक्रोस्कोपी हो गया, फिर अलग अलग इमेजिंग टेक्निक हो गया, MRI हो गया, एक्सरे स्कैनिंग, CT स्कैनिंग, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लैब हो गया, फिर जेनेटिक्स लैब, एपिजेनेटिक्स, जीनोमिक्स लैब, पैथोलॉजी। इसके अलावा हम लोग को लिखना भी बहुत पड़ता है। लिखने जो ऑफिशियल काम है, ऑफिस में बैठने वाला काम, जिसमें होता है कि आपको आइडिया शेयरिंग, फिर साइंटिफिक राइटिंग, फिर हो गया पब्लिकेशन, फिर प्रेजेंटेशन, अलग अलग सेमिनार में हिस्सेदारी लेना, फिर मीटिंग, लैब मीटिंग, ये सब भी होता है। ये जो कि लैब वेट लैब का काम नहीं है, जो कि आपको ऑफिस में बैठकर या फिर ऑनलाइन या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करना पड़ता है। जो दूसरी वजह ये वीडियो बनाने की ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्यूरियस हैं कि एक्चुअली में लैब के अंदर में काम क्या होता है, पर बहुत सारे लोग घबराते भी है रिसर्च फील्ड में जाने के लिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। पर ऐसा बात नहीं है। हम लोगों के दिमाग को वही चीज़ डिफिकल्ट लगता है जो हम लोग समझ नहीं पाते हैं या फिर हम लोग फेमिलियर नहीं है जिस चीज़ के। तो ये वीडियो बनाने से वो लोग जो रिसर्च में आना चाहते हैं पर डरते हैं, तो उन लोगों को थोड़ा फेमिलियराइजेशन हो जाएगा, और फेमिलियराइजेशन की वजह से उन लोगों को रिसर्च फील्ड में आने से उतना डर नहीं लगेगा। तो मेरी ये वीडियो देखने से अगर एक भी कोई एस्पायरिंग रिसर्चर रिसर्च फील्ड में आए और फ्यूचर में कोई बहुत बड़ा इनोवेशन या फिर आविष्कार करे, तो मैं अपने आप को धन्य मानूंगा। इसी के साथ मैं आज के लिए वीडियो ख़त्म करता हूँ, पर फ्यूचर में बहुत सारे टॉपिक जो मैंने अभी बताए, जैसे कि राइटिंग रिलेटेड, मैनेजमेंट रिलेटेड या फिर दूसरी तरीके के लैब के बारे में मैं फिर से फ्यूचर में वीडियो बनाऊँगा। तो ये वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।